मॉर्निंग। आज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। यह जो रक्त परिसंचरण तंत्र का चैप्टर है, यह चैप्टर जो बीएससी होम साइंस में ह्यूमन फिजियोलॉजी का पेपर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और बीए में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ हेल्थ साइंस का जो पेपर पढ़ते हैं, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह वीडियो बनाया गया है। अब ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो चैप्टर है, इसके दो पार्ट इससे पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं, और आज हम उस सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियो जिस पे आपने अध्ययन किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वास्तव में होता क्या है, और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, या हम यूँ कहें कि कौन से वे अंग हैं जो मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि हृदय की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि हृदय जो है उसकी आंतरिक संरचना क्या होती है एवं बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखी थी वो ये है कि ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट होता है दैट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। तो पहले क्योंकि हम संरचना का अध्ययन विस्तार से कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वह है कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है या हृदय की अगर हम बात करते हैं तो उसकी क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार से हृदय कार्य करता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम इसके डायग्राम को वापस से रिकॉल करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्ययन कर चुके हैं कि हृदय के संरचना में 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। 2 आलिंद हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद, और 2 निलय हैं, दायां निलय और बायां निलय, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त इसकी पेशी संरचना के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। हृदय पेशियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं जो हृदय को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती हैं। इसी के साथ आपको ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं ये धमनी और शिराएं हैं। तो ओवरऑल इसकी क्रियाविधि का अध्ययन करने से पहले हम यह जान लें कि हृदय जो होता है वह क्या करता है कि संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण का कार्य करता है, संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है। शुद्ध रक्त भी प्रवाहित हो रहा है और अशुद्ध रक्त जो है वो कलेक्ट होकर हृदय में प्रवेश करता है। तो क्रियाविधि जो है उसको समझने के लिए हमें इसकी जो संरचना है उसका पुनः स्मरण आपको करना होगा, और इसको हम प्रारंभ करते हैं कि जो दायां आलिंद है। अच्छा, एक चीज़ पहले यहाँ समझ ली जाए कि हृदय में 2 तरह की क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। एक शिथिलन की प्रक्रिया होती है, शिथिलन की प्रक्रिया जिसे डायस्टॉल भी कहा जाता है, और एक प्रकुंचन की प्रक्रिया होती है जिसे सिस्टॉल कहा जाता है। तो प्रकुंचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें हृदय संकुचित होता है, और शिथिलन की प्रक्रिया में हृदय अपने सामान्य स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार संकुचन और शिथिलन की जो ये साइकिल है ये निरंतर हृदय में चलती रहती है। और यह जो साइकिल, एक साइकिल जो होती है संकुचन की और शिथिलन की, वो 0.8 सेकेंड की होती है, 0.08 सेकेंड की होती है, और इसको हृदय चक्र बोला जाता है, हार्ट साइकिल बोली जाती है। और इसी से हार्ट रेट जिसको आप बोलते हैं या पल्स रेट जिसको आप बोलते हैं वो डेवलप होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय मानव शरीर में जो हमारी पल्स रेट होती है या हृदय दर जो होती है, या हम यूँ कहें कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 72 टाइम्स 72 बार धड़कता है।
वो हमारी पल्स रेट कहलाती है। तो पल्स रेट में जो एक धड़कन की जब हम बात करते हैं कि एक धड़कन कैसे बनती है, तो वह एक धड़कन जो होती है वह एक संकुचन और एक शिथिलन की जो प्रक्रिया है वह मिलकर एक धड़कन या एक बीट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार 1 मिनट में जो हृदय है वह 72 बार धड़कता है। अब यह जो शिथिलन और संकुचन की प्रक्रिया होती है उसके फलस्वरूप ही जो रक्त आलिंद में आता है और किस प्रकार निलय में प्रवेश करता है, उस प्रक्रिया को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो हम इसको यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि जो दायां आलिंद है, दाएं आलिंद में महाशिराएं आकर खुलती हैं, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एरो से आप इसको समझ सकते हैं। जो दाएं आलिंद में एरो से आपको दिखाया गया है वो ब्लड सर्कुलेशन का पाथ बताया गया है। तो दायां आलिंद जो है यहाँ पर महाशिराओं के द्वारा संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है। जब दाएं आलिंद में रक्त प्रवेश करता है उसके फलस्वरूप एक दबाव बनता है जिससे निलय और आलिंद के बीच में त्रिदल कपाट पाए जाते हैं। ये त्रिदल कपाट खुल जाते हैं और आलिंद में अंदर एकत्रित जो रक्त है वह निलय में प्रवेश कर जाता है। इस समय जो हृदय है वो शिथिलन की अवस्था में है। इसी प्रकार की क्रिया जो है वो बाएं आलिंद, बाएं जो हृदय का पार्ट है वहाँ पर भी होती है। इसको इस प्रकार हम समझते हैं कि बायां आलिंद जो है आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको एरो दिखाई दे रहे हैं। तो एरो जो है वह ब्लड की सर्कुलेशन की दिशा को बता रहे हैं। बायां भाग जो होता है हृदय का, वहाँ पे शुद्ध रक्त एकत्रित होता है और दाएं भाग में अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है। तो बाएं आलिंद में फुफ्फुसी शिराओं के द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है। अब शिथिलन की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में जब बाएं आलिंद में रक्त प्रवेश करता है तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में द्विदल कपाट पाए जाते हैं। अब जब प्रेशर बनता है बाएं आलिंद से निलय की तरफ तो ये द्विदल कपाट खुल जाते हैं। कपाट के बारे में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट बात अध्ययन करी थी कि यह जो कपाट द्विदल कपाट, त्रिदल कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, इस प्रकार के कपाट जो हृदय में और रक्त वाहिनियों में पाए जाते हैं, ये ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करने देते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन के मूवमेंट को रोकते हैं। तो अब बाएं भाग में आप देखिए, बाएं आलिंद से जो रक्त है वह बाएं निलय में प्रवेश करता है। अब जब रक्त निलय में आ जाता है तो यहाँ पर संकुचन की प्रक्रिया होती है। तो संकुचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब दबाव बनता है तो जो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं फुफ्फुसी धमनी में, फुफ्फुसी धमनी जो है निलय से निलय का, दाएं निलय का जो रक्त है वह फुफ्फुसी धमनी में प्रवेश कर रहा है। यह अशुद्ध रक्त होता है जो फुफ्फुसी धमनी में जा रहा है। और उसी तरह से बाएं निलय की तरफ अगर आप देखेंगे तो बाएं निलय में संकुचन के फलस्वरूप जो अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं और शुद्ध रक्त जो है वो महाधमनी में प्रवेश करता है। अब यह जो शुद्ध रक्त जब महाधमनी में प्रवेश करता है तो यहाँ से यह संपूर्ण शरीर में परिसंचरित कर दिया जाता है शुद्ध रक्त। अब पुनः हम दाएं भाग पर चर्चा करते हैं। दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त फुफ्फुसी धमनियों में प्रवेश करता है, यह रक्त फुफ्फुसी धमनियों के द्वारा लंग्स में जाता है। लंग्स में किस लिए जाता है? लंग्स में ब्लड के प्यूरिफिकेशन का कार्य होता है। प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में होता क्या है कि यह जो अशुद्ध रक्त है इसके अंदर हीमोग्लोबिन द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो अब यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो रक्त होता है इसे शुद्धिकरण के लिए लंग्स में जाना अत्यंत ही आवश्यक है। तो फुफ्फुसी धमनियों के द्वारा जो रक्त है वह लंग्स में प्रवेश करता है। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है वायु कोशों में और वायु कोश में उपस्थित जो वायु थी उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा पुनः ग्रहण कर लिया जाता है।
तो जब रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तो रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त होता है वह शुद्ध रक्त है। अब इस शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में परिसंचरित करना है। तो यह जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह फुफ्फुसी शिराओं द्वारा कलेक्ट किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फुफ्फुसी शिराओं द्वारा शुद्ध रक्त को कलेक्ट किया जाता है और बाएं आलिंद तक लाया जाता है। बाएं आलिंद से फिर द्विदल कपाट खुलते हैं प्रेशर होने से और वह बाएं नीले में प्रवेश करता है शुद्ध रक्त। और बाएं नीले से फिर अर्धचंद्राकार कपाट जो महाधमनी में पाए जाते हैं वे खुलते हैं, क्योंकि नीले में संकुचन, हृदय में जब संकुचन की प्रक्रिया होती है तो दोनों ही नीले जो हैं, दायां नीले और बायां नीले में संकुचन होता है और उसके फलस्वरूप जो रुधिर होता है वो बाएं नीले से महाधमनी में प्रवेश करता है और दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनी में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार महाधमनी में जब शुद्ध रक्त आता है तो ये पूरे संपूर्ण शरीर में परिसंचरित होता है। यहाँ से जो रुधिर है वो शरीर के सभी ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुँचा दिया जाता है। वहाँ से जो अशुद्ध रक्त है उसे पुनः शिराओं द्वारा कलेक्ट किया जाता है। संपूर्ण शरीर की जो शिराएँ हैं वो मुख्य 3 शिराओं का निर्माण करती है, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और ऊर्ध्व महाशिरा। इन महाशिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है, संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वह आता है दाएं आलिंद में। फिर दाएं आलिंद से जो रक्त है वो पुनः प्रवेश करता है दाएं नीले में और दाएं नीले से ये रक्त जो है वो शुद्धिकरण के लिए जाता है फुफ्फुस में। इसको आप इस डायग्राम से और समझ सकते हैं कि जो रक्त है दाएं आलिंद से या हृदय से फेफड़ों तक जा रहा है और फेफड़ों में शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही है और उस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये आपको इस डायग्राम से समझ में आएगा कि शरीर का सारा रक्त महाशिराओं द्वारा दाएं भाग में प्रवेश करता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले से फुफ्फुसी धमनियों से होता हुआ फुफ्फुस में जा रहा है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है और लंग्स में प्योरिफिकेशन का कार्य होता है और वहाँ से फुफ्फुसी शिराओं द्वारा होता हुआ बायां जो भाग है हृदय का, बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त प्रवेश करता है। अब यह शुद्ध रक्त जो है द्विदल कपाट खुलने से नीले में प्रवेश करता है बाएं नीले में और बाएं नीले से फिर ये महाशिरा के द्वारा पूरे शरीर में परिसंचरित कर दिया जाता है। कोशिकाओं तक विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है रक्त और कोशिकाओं में फिर गैसों का आदान प्रदान होता है। कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ब्लड के द्वारा वह ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित हुई है उसे पुनः रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त जो होता है वह अशुद्ध रक्त होता है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अशुद्ध रक्त जो है उसे ब्लू रंग में दिखाया गया है और शुद्ध रक्त जो है उसे लाल रंग में दिखाया गया है। तो हृदय का जो दाहिना भाग है वहाँ पर अशुद्ध रक्त एकत्रित होता है। शुद्धिकरण के लिए वह फुफ्फुस में जाता है, शुद्धिकरण के पश्चात वो बाएं आलिंद से में प्रवेश करता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में प्रवेश करता है और यहाँ से फिर महाशिरा द्वारा महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में परिसंचरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वह कार्य करता है। यह जो साइकिल है, ब्लड सर्कुलेशन का जो साइकिल है, ये निरंतर चलता रहता है और हृदय जो है बिना रुके बिना थके और अपना कार्य जो है वो निरंतर करता रहता है। तो इस प्रकार आज आपने अध्ययन किया कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशली जो हार्ट है वह किस तरह से कार्य करता है, उसकी क्रियाविधि को आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।